हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स का रैपिड रिवीजन। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑब्वियो, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे एग्जाम में एंड उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर डिसाइड आपको डिस्कस भी किया है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने एक माइंड मैप शॉर्ट बनाया क्विक रिविजन के लिए। इसको भी हम लोग समझेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं बच्चों कि एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। एटॉम्स की फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में हमारे 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट जितने भी पाए जाते हैं ना बच्चों, उसमें ये जो एटॉम होता है वो सबसे छोटा होता है। दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो ना एक एलिमेंट की, उसको हम क्या कहते हैं? एटॉम। फिर से बोल रहा हूं, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट की जो होती है उससे एक फॉर्म होता है एटॉम। एटॉम एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट है। क्लियर है यहां पर? फिर वहीं पर मॉलिक्यूल क्या है? फिर ग्रुप ऑफ टू और मोर और सेम और डिफरेंट एलिमेंट। जैसे अगर मान लो मैं मॉलिक्यूल बोल रहा हूं, जैसे H2, ये भी एक मॉलिक्यूल है। बात को समझिए। H2O, ये भी एक मॉलिक्यूल है। बात को समझे? या तो सेम या तो डिफरेंट एलिमेंट। ग्रुप ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट एलिमेंट से बनता है हमारा क्या? मॉलिक्यूल। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना आपको? यहां पर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट की बात की गई है तो वो एटॉम कहलाएगा। यहां पर ग्रुप ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट एलिमेंट की बात की गई है तो वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। ओके बच्चों, उसके बाद अब एक तो चीज समझो, अगर एटॉम्स आपस में जुड़ रहे हैं, या तो डिफरेंट एलिमेंट या तो सेम एलिमेंट, कुछ तो होगा ना उनके बीच में पावर जो ज्वाइंट कर रही है उनको, या तो रिपेल कर रही है, हटा रही है, तोड़ रही है। तो याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चैप्टर में समझाया था इस मैटर अराउंड द स्फीयर में कि मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तो फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सिमिलरली यहां पर वो चीज है कि एक एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ कैसे जुड़ेगा डिफरेंट एलिमेंट, वो डिफाइन करता है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटॉम। जैसे मान लो आपके पास दो पेंसिल है, मुझे एक पेंसिल चाहिए, तो आप मुझे डोनेट करोगी, मैं आप एक मेरे को डोनेट करोगे और मैं आपसे एक पेंसिल बोरो करूंगा। क्लियर है? तो उस तरीके से हम देखें, यहाँ तो इधर गेन होगा या तो लूज होगा। तो आपने मेरे को एक पेंसिल दी तो वो गया लूज, और मैंने एक पेंसिल ली तो वो क्या हो गया? बोरो हो गया। करेक्ट? तो वहां पर आपका गेन और लूज का जो कैपेसिटी, आप कितने पेंसिल मुझे शेयर कर सकते हो, आपके पास अगर बहुत सारी पेंसिल है उसमें से कितनी शेयर कर सकते हो, द शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटॉम। फिर से बोल रहा हूं, द शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटॉम। आप कितना शेयर कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कितने आप शेयर कर रहे हो, वो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आउटर मोशन में कितने शेयर, दो शेयर कर रहे हो, तो यहां पर आपकी वैलेंसी प्लस हो जाएगी, 2 प्लस हो जाएगी। अगर एक शेयर कर रहे हो तो 1 प्लस हो जाएगी, 1 माइनस हो जाए। अगर शेयर कर रहे हो तो 1 माइनस होगी, अगर कोई ले रहा है तो वो 1 प्लस हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ना एक्चुअली में शेयरिंग द कंबाइनिंग कैपेसिटी और शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय द टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंसी। अच्छे से समझे? मैं स्पीड थोड़ा सा ले रहा हूं क्योंकि मेरे को शॉर्ट वीडियोस बनानी है। फिर से एक बार अभी आप देख लो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। एटॉम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट एलिमेंट। टू और मोर, यहां पर सिंगल नहीं हो सकता, अगर सिंगल होगा तो फिर वो एटॉम कहलाएगा। दो से ज्यादा या दो होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बच्चों? उसके बाद आता है वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटॉम। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटॉम को हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंसी। या तो वो लूज करेगा या तो वो गेन करेगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, साइज ऑफ एन एटॉम। साइज ऑफ एन एटॉम मैटर करता है बच्चों, क्योंकि 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10 टू द पावर -9, दैट इज इनवर्स 9 कहते हैं इसको, 10 टू द पावर इनवर्स 9। अगर ये होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 नैनोमीटर। क्या बोलेंगे? 1 नैनोमीटर। और अगर इसी में 10 टू द पावर इनवर्स 10 कर दूंगा मैं तो ये हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम।
क्या हो जाएगा, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। याद रखिएगा, ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स कभी कभी इस टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा समझना है बच्चों, ये तो बहुत कंफ्यूज हो गए, थोड़ा ट्राई करना समझने का। जब भी हम एक एटॉम का फॉर्मूला यूनिट मास की जब बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, फॉर्मूला यूनिट मास, तब हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटॉम, सारे एटॉम्स के मासेस को आप प्लस करोगे इन अ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। लेकिन इसमें कंपाउंड की बात की गई है, समझ पाए मेरी बात, इसमें कंपाउंड की बात की गई है, मैं बार बार बोल रहा हूं। कंपाउंड क्या होता है, इसमें भी एक तो समझ लो, दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट, इसमें डिफरेंट एलिमेंट और एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में। कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। फिर से बोला, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज 2 और मोर एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, तो हम उसको कंपाउंड कहेंगे। तो कंपाउंड में सारा एटॉमिक मासेस को, सारे एटॉम के मासेस को आप क्या करोगे, सम कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो उससे क्या बनेगा, फॉर्मूला यूनिट मास। अब एक क्वेश्चन, वहीं पर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है फिर सर, पूरा सेम है, देखो, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटॉम, बट इसमें क्या था, इन अ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, इसमें था इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। बस ये दो चीज को था डिफरेंशिएशन लर्न कर लो, इसमें मॉलिक्यूल की बात की गई है ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। इसमें सेम और डिफरेंट एलिमेंट, जो ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेम और डिफरेंट एलिमेंट है, इसके आपको क्या करने हैं, एटॉमिक मास करना है, फाइंड करके ऑफ अ सब्सटेंस, लेकिन एक सब्सटेंस की बात की गई है, यहां पर सब्सटेंस का फाइंड करना है, यहां पर कंपाउंड का फाइंड करना है, बस फर्क उतना है। ये छोटी सी चीज है लेकिन बहुत कंफ्यूजन है, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख के बता रहा हूं कि इसमें फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, इसमें मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस का फाइंड करना है आपको। तो इन दोनों तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल्स में आपको करवा दूंगा अगर आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद एक और चीज इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आयोन्स। आयोन्स अब क्या होता है, ठीक है, जो मैंने अभी यहां पर आपको बताया कि जो वैलेंसी है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी में एलिमेंट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, ये गेन और लूज होने के कारण उसके अंदर में चार्जेस डेवलप होते हैं। ये हो क्यों रहा है ना, क्योंकि कोई ना कुछ तो अट्रैक्ट करेगी, तब ना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में जंप करेगा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर जंप क्यों करेगा, अगर उसको कोई बाहर से खींचने की कोशिश करेगा, करेक्ट, तो उसमें चार्जेस होती हैं, आपको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स एंड पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव आल्सो रिपेल, पता है ना। इसी तरीके से जब आयोन्स में कैटायंस की बात करते हो तो पॉजिटिव चार्ज होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, अब दिमाग लगाना है, यहाँ पर लेगा, क्योंकि इसमें प्लस है, प्लस मतलब वो लेगा, एक्सेप्ट करेगा, और जो डोनेट कर रहा है उसका हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब एनायन क्या हो गया, नेगेटिव, कैटायन क्या हो गया, पॉजिटिव। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सिमिलरली एटॉमिसिटी अब क्या होता है, एटॉमिसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में आएगा। एटॉमिसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट हैं, फिर से बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे O2 की जब मैंने बात की तो O2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक कितने एटॉम्स प्रेजेंट है, 2। अगर मैं H2O की बात कर रहा हूं तो इसमें H में कितने हैं, 2। समझ पाए, इस तरीके से आपको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट हैं एक किसके अंदर में, मॉलिक्यूल, दैट इज एटॉमिसिटी, उसकी क्या कहलाएगी, एटॉमिसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब इसके बाद एक और टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 2 लॉज हैं, इसको खोजने के लिए 2 साइंटिस्ट ने 2 लॉज बनाए। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ये कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज आपकी आसपास में, आपके आंखों के सामने कोई भी चीज जो दिख रही है आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको जलाओगे भी ना तो उसकी फ्यूम्स निकलेंगे, उसकी गैसेस निकलेंगी, उसका ऐश बचेगा,
कहीं ना कहीं सब कुछ ना कुछ तो जरूर बचेगा और वो कहीं ना कहीं हवा में मिक्स होगा। बट मैं आपको बोल रहा हूं जैसे ये पेन है, अब इसको मैं एकदम इनविजिबल कर दूं, गायब कर दूं, पॉसिबल है? नहीं। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है? दैट इज एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है बच्चों? अब उसके बाद क्या बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको डेफिनाइट प्रपोर्शन करके भी कहा जाता है। एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनाइट प्रपोर्शन बाय मासेस। ये इसका एक्चुअली लॉ है कि कोई भी एक एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है ना बच्चों, वो हमेशा एक डेफिनाइट प्रपोर्शन में है। देखो बहुत ध्यान देना इस चीज को, आपने इसको नोट डाउन कर लो पहले एक बार। चलिए अब आप देखिए यहां पर, इसमें मैं क्या बोल रहा हूं पता है? डेफिनाइट प्रपोर्शन की बात। डेफिनाइट प्रपोर्शन या कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। अब ये एक डेफिनाइट प्रपोर्शन में है। अगर मान लो मैं ऐसा कर देता हूं, खाली HO लिख देता हूं या फिर OH लिख देता हूं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? और अगर मैं मान लो इसमें लिख देता हूं H3O, तो ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा, ये वाटर फॉर्म हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है आप किसी का रेशियो नहीं चेंज कर सकते। अगर मैं इसको नॉर्मल मैथ्स के फॉर्मूला में बताऊं 2:1 इसमें, 1:1 इसमें, 3:1, आपने कुछ भी चेंज किया ना इसमें कहानी बिगड़ जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लाइक मैं आपको खाली बता रहा हूं कि इसका रेशियो कितने नंबर ऑफ एटॉम्स इन रेशियो। तो अगर हम उसमें देखें तो देखो वाटर में H2O है तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी वाटर। अगर मान लो किसी का भी आपने चेंज किया, एक भी एटॉम अपने बढ़ाया कमाया, इमीडिएटली उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी चेंज हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्लियर है बच्चों? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या बोलता है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, उसको अच्छे से लिख लेना। दैट in this law it states that the elements are always present in a definite proportion by mass. I repeat, फिर से बोल रहा हूं, in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass. और ये प्रूस्ट ने स्टेट किया था। ठीक है, प्रूस्ट ने। अब आता है लेविसियर, कुछ और साइंटिस्ट भी है, उन्होंने और भी बहुत सारी टाइप की इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताया। उसने मास ऑफ हाइड्रोजन बताया। अगर हम इसका मास ऑफ हाइड्रोजन देखें इसके केस में तो 1:8 है। अगर हम बात समझेंगे मास की, अगर मैं बात कर रहा हूं तो सिमिलरली इस तरीके से उन्होंने ईच कंपाउंड हैव द सेम एलिमेंट इन सेम प्रपोर्शन। उन्होंने बोला ईच एलिमेंट हैव सेम, क्या फिर से बोल रहा हूं देख लो, ईच एलिमेंट हैज सेम एलिमेंट इन सेम प्रपोर्शन। सेम एलिमेंट है ना, देख लो सेम एलिमेंट है लेकिन अलग अलग। देखो यहाँ पर, यहाँ अलग अलग प्रपोर्शन है लेकिन इसमें सेम प्रपोर्शन है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको। ठीक है, मेनी कंपाउंड वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, सच कंपाउंड दैट हैव सेम एलिमेंट इन सेम प्रपोर्शन को उन्होंने कह दिया कि वो कांस्टेंट, क्या किसमें आता है? कांस्टेंट प्रपोर्शन में आता है। ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन मैं अगेन एंड अगेन बोलते जा रहा हूँ, भूलिएगा नहीं। जिसमें क्या होता है कि आपका सारा प्रोपोर्शन फिक्स्ड रहता है, अगर आपने कहीं पर भी चेंजेस किए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये है मेन लॉज जो मैंने आपको बताए हैं। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अब बात करते हैं किसकी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने ना बहुत जबरदस्त चीज बताई। उसने क्या बताया, ये सारी खोज जो हुई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, वो डाल्टन से शुरू हुई। डाल्टन ने एंडिंग खत्म की, सॉरी शुरू नहीं, एंडिंग की। उसने ये बता दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। आपके सामने में सॉलिड, लिक्विड, गैस जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं, सब कोई ना कोई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट इज एटम से बने हुए हैं। उसने सेकंड प्रोपोर्शन क्या बताया, ध्यान से समझना। द वेट, द साइज, द केमिकल, सब डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट है, किसी के सेम नहीं है। सेम हुए तो फिर सेम कैटेगरी का आ जाएगा ना, इसीलिए। सिमिलरली उन्होंने एक और चीज बताई, आप एग्जाम में ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो। उन्होंने ये चीज बोला कि एनी 2 डिफरेंट एलिमेंट कैन मिक्स इन वेरियस प्रोपोर्शन
टू प्रोड्यूस मोर देन वन कंपाउंड। फिर उन्होंने एक और चीज बोली, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन्वॉल्व्ड। हर जगह में आप देखो एटम्स है। फिर उन्होंने ये भी बता दिया एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर उन्होंने एक और चीज बताई, मॉलिक्यूल्स आर, इसमें एक और चीज है देखो बहुत जबरदस्त, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, मैंने आपको बता दिया ना। फिर इसमें आता है मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स यूनाइट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे फॉर्म होता है, बहुत सारे एटम या तो सेम या तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मिक्स टुगेदर होके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। क्लियर है? तो ये सारा चैप्टर है, इसमें थोड़े थोड़े कंफ्यूजन टर्म्स हैं जिसको आपको अच्छे से समझना होगा, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर इन केस आपको फिर से कोई डाउट्स होता है, आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगा। एंड एक चीज इसमें याद रखनी है कि सिंबल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्न करने हैं, वैलेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट लर्न करनी है आपको, एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस पूरे चैप्टर का है रिएक्टिविटी सीरीज, वो आपको लर्न करनी है। अगर आपने उसको लर्न नहीं किया तो आप केमिस्ट्री के इक्वेशन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी इक्वेशन करोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इक्वेशन को करना कैसे है, कौन सा एलिमेंट किसको रिएक्ट कर रहा है वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो दैट इज वाई सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज को भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलो आज इतना तक था रैपिड रिवीजन। ऑल द बेस्ट, गॉड